हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन केम पाइप। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग, आपका सेशन 2 चल रहा है जेई मेन का, जेई मेन 2025 अप्रैल सेशन। तो उसमें आज फर्स्ट डे था, दैट इज़ 2 अप्रैल। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो ये हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का पेपर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ओके। तो इसमें कुछ गलती हो, मान लेट से मतलब क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ओके। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लग रहा है? कॉन्फ़िगरेशन देख के, 2 4 7, 2 4 9, सो फ्लोरीन, दिस इज़ नाउ नियॉन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है फ्लोरीन, और उसके बाद होता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन नियॉन। ओके, सबको पता है भाई, ये चीज़ नॉर्मल ट्रेंड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी हमारे पास क्या होती है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो फ्लोरीन मतलब ऑप्शन सी, ऑक्सीजन मतलब बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, CBAD। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3,3 dimethyl hex 1 4 द नंबर ऑफ sp sp2 एंड sp3 कार्बन एटम्स। तो देख लेते हैं भाई अपन, पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, ओके। और इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास यहाँ पर 3,3 डाइमिथाइल मतलब 3,3 डाइमिथाइल 1 एंड 4 मैं बाकी बचे हाइड्रोजन बना देता हूँ यहाँ पर, ओके, क्लियर। वैसे भी जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा वो sp2 होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा वो sp होगा, और जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे या फिर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो sp3 होगा। तो हमारे पास ये वाला कार्बन आप देख पा रहे हो 3 सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो sp2, सेम डबल बॉन्ड sp2, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ट्रिपल बॉन्ड sp और 2 सिग्मा बॉन्ड sp। this will be sp and this will be sp3, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास sp3 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 sp3 हैं भाई। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड। sp कितने हैं हमारे पास, 1 एंड 2, 2 sp एंड अगेन 2 sp2, ओके। तो सही बात है, ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ कंपाउंड्स TeO2 एंड TeH2। तो भाई यहाँ पर यार ये Te जो है ना, प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब ये है हमारे पास द एलिमेंट। अब यार ये देखो आप, अगर मतलब दिस इज TeO2 इज़ व्हाट, इसके बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक बात है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये T जो होता है 16 ग्रुप एलिमेंट होता है, 16 ग्रुप एलिमेंट होता है ये। अब TO2 पहले, ऑक्सीजन पहले से लगा हुआ है। अब इसके पीछे कहानी दूसरी है, लेकिन इसको ईजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि मतलब जब भी रिएक्शन करेगा तो O का यहाँ पर रिमूवल होगा। +6 में जाएगा नहीं, +6 में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लगेगा, सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो +6 में जाएगा नहीं, ठीक बात है। तो एक लोअर में ही जाएगा या फिर इससे ऑक्सीजन ही रिमूवल होगा। तो ऑक्सीजन अगर रिमूवल होगा, खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, तो बाकी का क्या होगा, रिडक्शन। तो मतलब सिंपल थिंकिंग से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली, ओके, ईजी क्वेश्चन था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन द एनपेंटेन। दिस स्टेटमेंट हमारे पास, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है भाई, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक बात है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका चेन लेंथ रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग पर डिपेंड करता है। तो नियोपेंटेन की जो पैकिंग रहती है ना हमारे पास, ये आपका नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन की जो पैकिंग रहती है वो एनपेंटेन से ज़्यादा रहती है, ठीक बात है। तो मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का ज़्यादा रहेगा।
नियोपेंटेन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सही बात है क्योंकि चारों कार्बन एक जैसे और इस पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक बात है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये दो कार्बन एक जैसे, फिर ये दो कार्बन एक जैसे, मतलब दो टाइप के तो हो ही गए, और ये तीसरा टाइप का, ठीक बात है। ये दोनों हो गए ए टाइप के, ये दोनों हो गए बी टाइप के, और ये दोनों हो गए सी टाइप के। तो तीन टाइप के कार्बन है, तीन टाइप के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको पता है S-2। इसमें हम लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं इसमें Na2S या फिर S-2, Na2 FeCN5NO, ये कलरलेस होता है भाई ये। और यहाँ पर हमें मिलता है Na4 FeCN5NOS, ये होता है नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक बात है। सॉरी, ओके, ये होता है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जिसमें ये होता है हमारे पास वायलेट कलर का। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच द रिएक्शन। इजी पेपर लग रहा है तो काफ़ी। रिएक्शन मतलब मैच द कॉलम। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या बनता है, RR बनता है। अब ये देखो सेम, लेकिन अब फेनिल है, मतलब एरोमेटिक हैलाइड है, ठीक बात है। तो इसको बोलेंगे फिटिग। यहाँ पर क्या बनेगा, PH, ये हो गई फिटिग, हो गई भैया हमारी। तो वुड्स कहाँ पर है, थर्ड। फिटिग कहाँ पर है, फर्स्ट। ये हो गया हमारा ल्यूकास टेस्ट, इसमें बनता है RCl, वाइट टर्बिडिटी, ये हो गया सेकंड। और ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ बनता है हमारे पास RH, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ये हो गया फोर्थ। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब भाई ये क्वेश्चन पूछा है D&F ब्लॉक से। मैंने यहाँ पर NCERT का एक पेज जो है उसको क्रॉप करके पेस्ट किया है। हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा Zn की तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक बात है ना, क्योंकि Zn का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन का ये रहा हमारे पास कॉलम। तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिख रही है भाई, सबसे ज़्यादा दिख रही है वेनेडियम की। अब वेनेडियम यहाँ पर है नहीं, क्या कौन कौन है, निकल है, कॉपर है, जिंक है एंड मैग्नीज। इसमें इसको तो मैंने डिलीट, मतलब हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा वो एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो मैग्नीज का 281, निकल का 430, कॉपर का 339, ठीक बात है। कॉपर का भी कम क्यों है? कॉपर का भी इसलिए कम है क्योंकि मतलब निकल से इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो एक ही रहता है, 4s1। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास अच्छा खासा कम है क्योंकि और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो रहेगी 430 वो होगी निकल की। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, देन कॉपर एंड देन मैग्नीज, और सबसे कम जिंक। ओके, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल थी भैया, है ना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें कुछ चीज़ें याद करके ले जानी थी एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एट लीस्ट वन लोन पेयर एट सेंट्रल एटम एंड डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। अब देखिए यहाँ पर XgF4 की अगर बात करें तो XgF4 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, sp3d2। sp3d2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी हमारी। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सारी बॉन्ड लेंथ सेम, लेकिन सारी बॉन्ड लेंथ सेम है और 2 लोन पेयर है। तो ये वाली तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन डिफरेंट बॉन्ड लेंथ की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। XgF2 3 जो है हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, sp3d, ठीक बात है। अब sp3d हमारे पास कैसा रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रेगुलर बाइपिरामिडल, और तीनों लोन पेयर जो रहेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर सेटल्ड रहेंगी। तो अगेन इक्विटोरियल पोजीशंस आ रही है हमारे पास, इक्विटोरियल पोजीशन आ रही है, लोन पेयर सारी इक्विटोरियल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और एफ जो है वो दोनों एक्सियल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मतलब बॉन्ड लेंथ अभी भी क्या है, दोनों की सेम है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। PF5 का तो कोई मतलब ही नहीं है। PF5 जो होगा sp3d, PF5 वैसे बहुत स्पेशल केस है, समझा देता हूँ मैं एक बार कि यहाँ पर भले ही आपको चलो लोन पेयर भी नज़र नहीं आ रहा, तो अपना तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा, आंसर तो थर्ड होगा। यहाँ पर लोन पेयर भी नज़र नहीं आ रहा, छोड़ो उसको। तो
PF5 वाई दिस इज स्पेशल, क्योंकि इसमें इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन। तो अगर आपसे पूछे भाई इसमें कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ है, आप बोलोगे 2, कि भाई 3 इक्विटोरियल और 2 एक्सियल है, लेकिन नहीं, इसमें होता है सूडो रोटेशन। इसमें जो बॉन्ड्स इक्विटोरियल में है वो एक्सियल में जाते हैं और जो एक्सियल में है वो इक्विटोरियल में जाते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। PCl5 में, हाँ, PCl5 में 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक बात है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। SF4 नो डाउट एक लोन पेयर है। ओके, तो ये कैसा रहेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का रहेगा। तो 2 इक्विटोरियल, 2 एक्सियल, एक लोन पेयर, ओके, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, करेक्ट आंसर। Now the next what we have, in adiabatic process the magnitude of work done in case of one step and infinite step, मतलब this is one step irreversible and this is reversible। एक्सपांशन की बात हो रही है, अच्छा एक्सपांशन की ही बात हो रही है, तो फिर तो बहुत ईजी है। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम कम करना, सो दिस इज़ प्रेशर एंड दिस इज़ वॉल्यूम। तो एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा 0.1 से। ओके, दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल। एंड इक्विटोरियल के लिए क्या कर रहे हैं अपन, सॉरी नॉट इक्विटोरियल, में दिमाग में वही चल रहा है। इररिवर्सिबल के लिए क्या कर रहे हैं अपन, कि लेट से पहले वॉल्यूम, पहले प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो पहले हम यहाँ पर हैं। अब हमने अचानक क्या किया, प्रेशर हटा दिया, समझ रहे हो क्या? हमने अचानक क्या किया, प्रेशर रिमूव कर दिया। प्रेशर रिमूव करते ही प्रेशर तुरंत डिक्रीज़ हो गया, लेट से P2 आ गया, और इस P2 के इन्फ्लुएंस में हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। ठीक बात है कि नहीं है? तो इररिवर्सिबल के लिए वर्क डन केवल और केवल इतना है भाई, एरिया अंडर द कर्व, और रिवर्सिबल के लिए इतना है, समझ रहे हो क्या? ठीक बात है। तो अगर इसको x बोलूँ तो ये x और ये y, तो रिवर्सिबल में वर्क डन जो होगा वो होगा x प्लस वाई, और इररिवर्सिबल में जो वर्क डन होगा वो x। तो मतलब डेल W रिवर्सिबल इन एक्सपांशन, याद रखना भाई, कंप्रेशन में उल्टा हो जाता है, इररिवर्सिबल इन एक्सपांशन। ठीक बात है, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? विच ऑफ द रिएक्शन गिव कार्बोक्सिलिक, भाई साइनाइड का हाइड्रोलिसिस तो RCOOH, फिर यहाँ पर है अल्कोहल PCC pyridinium क्लोरोक्रोम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ 1 डिग्री, एल्डिहाइड बनेगा। स्टीफन में हमारे पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। रोजनमंड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनेगा। तो केवल और केवल पहला ऑप्शन जो है हमें कार्बोक्सिलिक दे रहा है। इजी क्वेश्चन इट वाज। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज़ द हाईएस्ट CFSE। ये CFSE भाई डेल्टा O के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक बात है, डेल्टा O के बारे, अगर डेल्टा O करके भी आपने ऑप्शन नंबर 4 मार्क किया ना, क्योंकि डेल्टा O तो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा O डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज़्यादा किलेशन होगा, सेम काइंड ऑफ लिगेंड है तो अगर मेटल आयन पे चार्ज जाता है तो डेल्टा O ज़्यादा होगा। ठीक बात है, अगर किलेटिंग लिगेंड है तो उसका डेल्टा O ज़्यादा होगा। ठीक बात है कि नहीं है? लेकिन ये वो नहीं है, ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। तो स्टेबलाइजिंग एनर्जी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। ये T2G के 3 नीचे ऑर्बिटल होते हैं और ये 2 ऊपर होते हैं। तो ये -0.4 T2G प्लस 0.6 EG डेल्टा O। ठीक बात है कि नहीं? ओके, तो इसकी बात करते हैं CO+3 की। CO+3 जो रह जाएगा ना अपने पास, वो कितना रह जाएगा भाई, CO+3 रह जाएगा अपने पास 3D6 में। तो T2G भरते हैं पहले, वीक फील्ड लिगेंड है तो एक एक करके भरते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो -0.4 इंटू 4 सॉरी प्लस 0.6 इंटू 2। ठीक बात है, तो ये कितना आया, -0.4। डेल्टा O कॉमन मान लेते हैं, ये Mn+2 है भाई, वीक फील्ड 3D5, T2G 1 2 3 EG 4 5, दैट्स ऑल। -0. इसका तो 0 आने वाला है आंसर, -1.2 एंड +1.2, दिस वुड बी 0। ठीक बात है, ये आ गया Zn+2, ये भी 0 आने वाला है क्योंकि 3D10 है पूरा का पूरा।
3D10 में तो मतलब जितने ऑर्बिट, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में उतने ही EG में, पूरे 10-10 भर दो। -0.4 इंटू 6, 0.6 इंटू 4, -2.4 + 2.4 0। फिर आता है CO+3, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, 3D6, T2G 222, EG 0 0, -0.4 इंटू 6, -2.4। मैग्नीट्यूड पूछा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केवल न्यूमरल वैल्यू ही मेन रहेगी, तो 2.4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, इसमें एक फैक्टर मैंने कंसिडर नहीं किया है, NP वाला, तो वो भी ये सबसे ज़्यादा रहेगा नो डाउट। ठीक बात है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयर हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भैया, याद करने वाला क्वेश्चन था, एज इट इज़ NCERT में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, तो हमारे पास मैंने ऑप्शन डाले नहीं है इसमें, भूल गया हूँ। ग्लीसरोल एंड स्पेंट लाई को जो अलग किया जाता है वो कलर अलग किया, एज इट इज़ NCERT में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये। ओके, तो ग्लीसरोल एंड स्पेंट लाई के लिए हमें डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3। वाटर एंड एनिलीन हमारे पास इसमें, वाटर एंड एनिलीन इसमें आएगा हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। पेट्रोल एंड डीजल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबको पता है। एनिलीन एंड CHCl3 क्या बचा, अब जो भी बचा होगा, डिस्टिलेशन। ठीक बात है, तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यार एज इट इज़ NCERT में, सो यू हैड टू स्टडी इट। ओके, ईजी क्वेश्चन इट वॉज। The 4 different amino acids are given A, B, C, D. Calculate the number of tetrapeptides. Tetrapeptides मतलब 4 ये जो अमीनो एसिड हैं ये कितने वो बनाएंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, टेट्रापेप्टाइड्स बनाएंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले A ले लेते हैं। अब A में फिर BCD का वेरिएशन देख लेंगे अपन, ठीक बात है। B ले लेंगे, फिर C ले लेंगे और फिर D ले लेंगे। अब A में अगर मैं एक बार B लेता हूँ, B को कॉमन रखता हूँ, तो CD एंड DC 2 ये हो गए। अगर मैं C को कॉमन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, BD एंड DB। और अगर मैं इसमें D को कॉमन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, BC एंड CB। तो 6 ये हो गए, सारे केसेस कवर हो गए। सेम अब ये कहानी मैं इसमें भी दोहराता हूँ, इसमें भी दोहराता हूँ, इसमें भी दोहराता हूँ। तो हमारे पास अगर सेम, चलो एक बार करके बताता हूँ मैं। A ले लिया तो CD एंड DC, अब क्या ले लिया, C ले लिया तो AD एंड DA। अब क्या बचा अपने पास, D बचा। D अगर ले लिया तो AC एंड CA। तो 6, 12, 18, 24, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 24। क्लियर? इसके अलावा एक भी केस यहाँ पर नहीं बनेगा, कोई केस नहीं है इसके अलावा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब जिसमें हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। A गैस देन B गैस प्लस C गैस। अब इसके ऐसा करते हैं ना, अपन A मोल मान लेते हैं, ठीक बात है। तो A माइनस A अल्फ़ा, A अल्फ़ा एंड A अल्फ़ा, ठीक बात है। टोटल मोल्स कितने हो गए, A प्लस A अल्फ़ा। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया, A 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल मोल A 1 प्लस अल्फ़ा। XB कितना हो गया, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। XC कितना हो गया, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। तो प्रेशर ऑफ A कितना हो गया, मोल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू PT। PB कितना हो गया भाई, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू PT। PC कितना हो गया, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू PT। तो KP कितना हो जाएगा, KP हो जाएगा अपना PB इंटू PC। देख पा रहे हो क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A। डन। ओके, सो दिस वुड बी, KP वुड बी व्हाट, PT मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ सही है, अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। देन
अब ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है भाई हमसे इस बारे में कि अगर पीटी को मैं बहुत बड़ा कर दूं किससे, केपी से, मतलब अगर अल्फ़ा हमारे पास 1 हो जाए, अगर अल्फ़ा मान लो 1 हो गया तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑलमोस्ट 0। तो मतलब पीटी काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या इसमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइनल तो यही रहेगा, है ना। अगर मैं केपी तो कांस्टेंट है, केपी कांस्टेंट है, तो ऐसा करते हैं पी टी इक्वल्स टू, मैं ऐसा करता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर, ये करता हूँ, ठीक बात है। अगर ये पी टी मैं बढ़ाता हूँ, पी टी बढ़ाता हूँ तो अल्फ़ा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। पी टी बढ़ाता हूँ तो अल्फ़ा हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, सही बात है। हाँ अल्फ़ा अगर यहाँ पर डिक्रीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक बात है, और ये वाली वैल्यू भी कम होगी, तो अल्टीमेटली पी टी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, सही बात है। ओके, सो दिस वुड बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये तो इनकरेक्ट हो गया। देन अब चीज़ें क्या करते हैं, देखें अल्फ़ा को 0 की तरफ लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पर आपको ना लिमिट लगाना पड़ेगा एक्चुअली, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, एक फंक्शन लगा के लिमिट लगाना पड़ेगा और फिर उसको LHS से, LHR मतलब एल हॉस्पिटल्स रूल से करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके चलिए मूव करते हैं आगे हम यहाँ से। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ईजी है भाई। x + 6 × -1 = -3, x = +3, तो ये क्या हो गया हमारा mn+3 हो गया। mn+3 क्या हो जाता है हमारे पास 3d4 ओनली, क्योंकि mn क्या होता है 3d5 4s2, 3d4 हो गया और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2GeG 1 2 3 4, ठीक बात है कि नहीं है। तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास बेटा, 2 अनपेड हो गए। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये D ये खाली है तो D2sp3, ठीक बात है, 2 अनपेड D2sp3। ओके ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या बोल रहा है हमसे, ये 16 में देखो ये बोल रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। वैल्यू ऑफ एल गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, सही बात है भाई, अगर एल अगर 0 होता है तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल, मतलब एस ऑर्बिटल। अगर एल = 1 होता है तो इसको बोलते हैं डम्बल, मतलब पी ऑर्बिटल, ठीक बात है ना, पी ऑर्बिटल। और अगर एल = समझ रहे हो क्या, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। साई रिप्रेजेंट वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बात है कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल इन XY प्लेन इज 0, नो इन YZ प्लेन इट इज़ 0, ठीक बात है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। 2px orbital maximum electron density will be along the x-axis, this is also correct. ABD would be the correct answer. Okay, this was also easy question. Next we are moving, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई इन्होंने इसका। 1 molar NaCl solution is prepared at 0 degree centigrade in H2O, now it is heated, then find correct graph between molarity and temperature। तो ऐसे तो कोई मतलब ऐसा फंक्शन पढ़ाते नहीं है 11th-12th में इन केमिस्ट्री, ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है कि भाई आप जो है मोलैरिटी एंड टेम्परेचर में कोई फंक्शन बताओ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं अपन इसमें, एक बात कह सकते हैं कि जैसे अपन क्या करेंगे ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम जो होता है मिनिमम होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपांशन होता है मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक्सपांशन होता है। लेकिन टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम जो होगा ना, टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम मिनिमम, तो वॉल्यूम मिनिमम हो गया तो हमारे पास मोलैरिटी जो होती है कतई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम अगर मिनिमम हो गया तो मोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो भाई ग्राफ हमारे पास ये देखिए आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैरिटी जो है मैक्सिमम है, ठीक बात है। चलिए
ये भी इजी क्वेश्चन था। अब ये सो फास्ट इनको माइंड भी नहीं करते ना, तब भी काम हो जाता। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज व्हाट, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जितनी एनर्जी आप खर्च कर रहे हो ना उससे कम मिलती है। मतलब आपने खर्च तो इतनी कर दी, यहाँ तक कर दी, यहाँ से यहाँ तक खर्च कर दी, रिलीज़ केवल कितनी हुई, इतनी ही हुई। ठीक बात है। तो जब भी ऐसे ग्राफ आपको मिले, ऐसे ग्राफ, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किसको, ये हो गया एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज। अब आपने खर्च तो केवल कितनी की, इतनी की, मिली कितनी, समझ रहे हो क्या, इतनी मिली इतनी। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो पहला प्रोसेस एंडोथर्मिक और दोनों बाकी दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये देखो, ये हो गया अपना एंडो, ये क्या हो गया एक्सो, और ये क्या हो गया एक्सो। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना था ज़्यादा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है हमारे पास ये। ओके, तो देख लेते हैं अब इसमें हम क्या कह रहा है भाई। ये 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद CuO इन CO2। डूमास प्रोसेस लग रहा है मुझे ये। द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ N2 इज वॉट 60 ml। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.06 लीटर। ओके, वेट ऑफ सैंपल हमारे पास कितना है, 0.5 ग्राम। क्लियर। इफ एक्वस टेंशन 15 mmHg, बैरोमीटर ने जो प्रेशर कलेक्ट किया है टोटल गैस का वो 715 है। ठीक बात है। तो VN2 कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन 700 mmHg। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ईजी है, हो गया बस, ये प्रेशर है भाई। N इक्वल्स टू वॉट, N इक्वल्स टू वॉट PV अपॉन RT। प्रेशर कितना हो गया ATM में, 700 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 0.06, R जो हो जाएगा 0.0821, और टेम्परेचर दिया होगा 300 केल्विन। यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2.24 इंटू 10⁻³ मोल। मेरे पास कैलकुलेशन है ऑलरेडी। ओके, तो N ऑफ N2, तो वेट ऑफ N2 कितना आ रहा है 28 इंटू 2.24 इंटू 10⁻³ इट इज़ 0.06272 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया भाई, 0.06272 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, 13%। ठीक बात है। ओके, इजी क्वेश्चन था भाई, काफ़ी मतलब ज़्यादा वो नहीं करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विद परसेंटेज यील्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट। देखिए, ये होगा एलिमिनेशन, तो प्रोडक्ट P जो बनेगा ना वो बनेगा अपने पास, ये बनेगा। ठीक बात है। फिर आ रहा है एडिशन ऑफ X2 BR एंड BR। ठीक बात है। तो 1 मोल 0.8 मोल हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 100%, 0.8 मोल। ठीक बात है। अब ये देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C5 होना चाहिए H12, लेकिन 2 Br रिप्लेस हो रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन Br के द्वारा रिप्लेस हो रखे हैं, तो H10Br2। तो 12 5 प्लस 10 प्लस Br कितना होता है 80 होता है, 79.9। तो ये हो जाएगा भाई अपना 60 10 70 230 ग्राम पर मोल। तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट का, 0.8 मोल इंटू मोलार मास। ओके, तो कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको भाई, आपके पास आएगा 184 ग्राम। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ ये भी सही क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो कभी आंसर नहीं आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ मतलब WV NaOH के लिए, मतलब मैं क्या बोल दूँ 0.2 ग्राम ऑफ NaOH इज़ इन 100 ml सॉल्यूशन। अब हमसे ना लैम्डा पूछा है, देखिए कैलकुलेट लैम्डा, तो इसके लिए क्या चाहिए अपन को, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M। ओके, अगर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स में पूछा है तो
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो ये होना चाहिए अपने पास मोल पर लीटर में, और ये इसकी क्वांटिटी भी सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में होनी चाहिए। ठीक बात है। तो कप्पा जो होता है ना अपने पास, तो पहले मोलरिटी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास होता है भाई 40, कैसे आया 23 16 + 1 40। ओके ठीक है, इसको ऐसे कैसे पुट कर देंगे, या फिर जो आ रहा है वो बता देता हूँ मैं पूरा। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स 0.2 / 40, वॉल्यूम इफ एन ml देन इनटू 1000, यह आ जाएगा 0.05 मोलार। ठीक है, अब इसके बाद कप्पा निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको रो दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दी गई है 870 मिली ओम मीटर। तो ऐसा करता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं -3 ओम और मीटर को लिख लेते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 87 ओम सेंटीमीटर। तो कप्पा हो जाएगा मेरे पास 1/87 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आ गया भाई आंसर, कप्पा 1/87 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.05, दैट्स ऑल। ठीक बात है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक बात है, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर, मतलब इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। 24 लेंदी क्वेश्चन है भैया। देखिए, जब फर्स्ट ऑर्डर जब कंसंट्रेशन 40 मोलार होनी है तो टाइम लग रहा है आपको 5 मिनट। तो बताओ 2.5 मोलार होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले इसका क्या निकालो, रेट कांस्टेंट। ठीक बात है। तो K = 1/T, आपको पता है ln A0/80। तो K कितना आ गया 1/5, 50/40, 1/5 ln 5/4। ये रेट कांस्टेंट। अब ऐसा करते हैं कि ये सेम चीज़ टाइम क्या बोल देते हैं, 1/K ln A0 जो कि कितना है 50, 80 कितना है 2.5, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 20। ओके, और ये कितना हो गया 1/5 ln 5/4 इंटू ln 20। कैसे कैलकुलेट करें इसको, ऐसे तो नहीं होगा ये कैलकुलेट। मतलब अलग अलग ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा ये कैलकुलेट। मतलब समझ रहे हो क्या, दोनों को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लॉग इसको में लिखना पड़ेगा log 2 + log 10, इसको लिखना पड़ेगा log 5 - log 4। ओके, ऐसे करना पड़ेगा इसको पूरा। मैं तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका, दिस इज़ 65 मिनट। ओके, करना ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन चलो मैं करके बताता हूँ तुम्हें। देखो 5 ऊपर चला जाएगा, दोनों को मैं लॉग ले लेता हूँ क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी कट जाएंगे वो। तो log 2 + log 10, ये 1.3 हो जाएगा, log 5 - log 4। देखो ये 0.3, ये 1.3। ठीक बात है। और log 5 जो होता है ना, वो होता है 0.7। ये तो इजी था यार। और ये होता है 2 × log 2, मतलब 0.6। 6.5/0.1, बहुत इजी था ये तो। 65, काफ़ी इजी कैलकुलेशन थी। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस JEE मेन सेशन 2, मतलब अप्रैल सेशन 2025, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 और इवनिंग शिफ्ट chemistry paper complete discussion. Okay, so hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel, keep watching Chem Pipe, share this video with your friends. Okay, thank you.